नमस्कार छात्रों, सेंगोल आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहला लेक्चर में हमने आपको बताया था परिचय, दूसरा में हमने आपको बताया था क्या सिलेबस 10 मिनट्स में कैसे कंप्लीट करें, और कल मैंने बताया था कि मात्र 12 महीना में आईएएस कैसे क्रैक करें। आईएएस क्रैक करने के बाद पति पत्नी को ना छोड़े, पत्नी पति को ना छोड़े, आज का लेक्चर का मोरल भी है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आज हम इंडियन पॉलिटी और आईआर को शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। तो हम पहले देखेंगे संविधान क्या होगा और राज्य व्यवस्था क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ऐसे समझिए कि कोई एक लड़का है, दो फ्रेंड है। वो दो फ्रेंड दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता है। मानिए कि फ्रेंड कौन है? अमन है और फ्रेंड नमन है। भाई साहब, अमन कह रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान, और नमन कह रहा है हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था। अब पढ़ने तो लोग बराबर ही जा रहा है, संविधान भी वही है और राज्य व्यवस्था भी वही है। संविधान क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राज्य व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जैसे आज हम जो चर्चा करेंगे संविधान की, सिद्धांत में क्या है, इसी सिद्धांत को जब लागू कर देते हैं तो उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। इस चीज़ को आप समझिए। तो आइए हम अमन और नमन का हम उदाहरण लेते हैं। अमन भाई साहब कह रहा है, अमन भी गया अपने गांव, नमन भी गया अपने गांव। अमन के पापा और नमन के पापा दोनों डिस्कस कर रहे हैं गांव में कि हमारा बेटा नई दिल्ली से पढ़ के आया है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और नमन के भी पापा कह रहे हैं हमारा बेटा आया राज्य व्यवस्था पढ़ के। मतलब दोनों में जो है एकदम वाद विवाद पूरा चल रहा है, डिबेट पूरा चल रहा है। और वो कह रहे हैं क्या अरे भाई तुम्हारा बेटा का कम ज्ञान है, हमारा बेटा का ज़्यादा ज्ञान है। मतलब दोनों को समझदारी में कमी है, समझ रहे हैं ना, दोनों के पापा को। लेकिन दोनों का बच्चा जान रहा है कि भाई संविधान या राज्य व्यवस्था शासन संचालन का एक आधार होता है। एक का वर्णन सिद्धांत के रूप में है, एक का वर्णन भाई राज्य व्यवस्था के रूप में है। वहाँ पर क्या हो रहा था, पेड़ लगा हुआ था पीपल के वृक्ष के किनारे। अब बहुत ज़्यादा डिबेट लग गया, भीड़ होने लगा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा बेटा संविधान पढ़ लिया, हमारा बेटा राज्य व्यवस्था पढ़ लिया है। इसके चक्कर में पूरा गांव में पूरा भीड़ लग गया था। लेकिन जब दोनों का बेटा मुखर्जी नगर से दिल्ली गया, गांव गया, तो उसने कहा नहीं पापा, संविधान बोले या राज्य व्यवस्था बोले, दोनों का दोनों सेम होता है। तो पहले अमन आया। अमन जो है क्या बोला, उसने जो है संविधान को समझाना शुरू किया कि पापा देखिए हम संविधान को समझाते हैं। पहले अमन आया, उसने बोला कि संविधान देखिए क्या होता है। पूछा कि क्या होता है, दिल्ली से पढ़ के आए हो तो तुम ही जस्टिफाई करो, नहीं तो गांव में तेरे चक्कर में लड़ाई हो चुका है। भाई सही में लड़ाई हो चुका था, बहुत दिक्कत था। तो उसने कहा कि संविधान का तात्पर्य उन प्रावधान के संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश में शासन का संचालन किया जाता है। मतलब उसने ये कहा कि संविधान का प्रावधान संग्रह से जिसके आधार पर देश में संचालन किया जाता है। तो उसने कहा कि पापा ये एक प्रकार का सिद्धांत होता है जो एक बुक फॉर्मेट में रिटेन होता है। बुक फॉर्मेट में क्या होता है, लिखा हुआ होता है। बोला कैसे लिखा हुआ होता है? तो उसने कहा कि संविधान में आर्टिकल 1 से लेके 395 तक पूरा उल्लेख है कि शासन व्यवस्था हम कैसे करेंगे। बोला ऐसा है? बोला हाँ। तो बोला कैसे शासन व्यवस्था हम संचालन करेंगे? फिर का क्वेश्चन पूछता है पंचायत के लोग कि अरे बाबू ज़्यादा तुमने पढ़ लिए हो तो क्या है शासन व्यवस्था, हमें समझाओ। तो उसने कहा कि शासन जो संचालित होती है किसी भी देश का, मान लीजिए अपना देश भारत है, उसने कहा कि शासन जो संचालित हो रहा है वो सार्वजनिक जीवन से रहता है, निजी जीवन से नहीं रहता है। क्या? निजी जीवन से नहीं रहता है। देखिए
आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम उन सब जैसे टीचरों की तरह नहीं पढ़ाएंगे जो पॉलिटी के नाम पे आपको विद्वान पढ़ाता है, 10-10 बुक का नाम बताता है। मैं दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि संविधान, भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार 11th क्लास की NCERT की बुक है, उसमें बहुत अच्छा जो है समझाया गया है। 11th क्लास का है, 11th का भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार, और एक लक्ष्मीकांत का। 2 ही बुक आपको फॉलो करना है, ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। लक्ष्मीकांत का 2 बुक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है, कम से कम पढ़ना है, और हम बताएंगे कि आपको कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि संविधान पे आपको 200 शब्दों में लिखने आ जाए, तो क्या करेंगे 200 शब्दों में? तो उसकी जो है थोड़ी सी हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो बोला कि सार्वजनिक जीवन से संबंधित है ये, निजी जीवन से नहीं। तो बोला कि अर्थव्यवस्था, प्रत्येक देश की एक अर्थव्यवस्था होती है जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित होता है। जैसे क्या? तो कभी कर में मान लो संशोधन करना है, कर में हमको संशोधन करना है, तो याद है जी 1 जुलाई 2017 को इनडायरेक्ट टैक्स में संशोधन करके GST नामक नया टैक्स सिस्टम बनाया गया। GST कोई टैक्स नहीं है, यह एक टैक्स सिस्टम है, टैक्स में सुधार का तरीका है। कब बनाया गया? 1 जुलाई तक। कब करेगा? करिया। अब बोलता है कि सार्वजनिक जीवन से ही रिलेटेड तो शिक्षा है, तो सरकार तय करेगी कि सबके लिए सिलेबस क्या हो, सिलेबस क्या हो, जो पाठ्यक्रम है। जैसे 1986 के जगह पर 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया ने। आज आजकल आप देख रहे होंगे कि NCERT के किताब से बच्चों को सिलेबस कम किया जा रहा है। जैसे केमिस्ट्री में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल, जैसे इतिहास में देखेंगे तो मुगल काल, जैसे भारतीय समकालीन विश्व की राजनीति में देखेंगे चैप्टर, तो क्या है, अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो सब हटा दिया गया है। तो सिलेबस क्या होगा, ये संविधान जो है तय करती है, और उसको व्यवहार में सरकार जो है तय करती है। तो शिक्षा का अधिकार संविधान में व्यवहारिक रूप से है, आर्टिकल 21A में है कि नहीं, है कि नहीं, शिक्षा का अधिकार। तो संविधान में सब कुछ शामिल है सार्वजनिक जीवन संबंधित। अब बोलता है राजनीति, तो राजनीति में क्या, मान लो कार्यपालिका की प्रमुख चुनना है हमको, कार्यपालिका का प्रमुख। मान लो कि हमको राष्ट्रपति चुनना है, राष्ट्रपति या PM, तो भाई इसके लिए योग्यता तो होता है ना जी, योग्यता। वो अलग बात है मेरे बच्चे कि पति बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होता है, लेकिन आज के समय में व्यवहारिक रूप से पति बनने के लिए सरकारी नौकरी का तमगा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समाज जो है रिफ्यूज कर देता है, एक्सेप्ट नहीं कर देता है। उसमें भी आपके वर्चस्व होना चाहिए। यदि आप सफाई कर्मी हैं और आपकी बीवी SDM है तो आपको छोड़ के चल देगी। व्यवहारिक रूप यही है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है कि नहीं, पति के लिए तो नहीं है व्यवहारिक, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए सिद्धांत में क्या है, पूरा वर्णन है। आर्टिकल 52 में ही भारत की राष्ट्रपति की योग्यता है, भी सब कुछ वर्णन किया गया है कि नहीं। यदि आपको बात पूछे प्रशासन से, तो प्रशासन जैसे आप IAS बन रहे हो, IPS बन रहे हो, या UPSC क्वालिफाई करोगे, या PCS, तो इसके लिए संविधान में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 311 से 316 तक यूपीएससी का प्रोविजन तो किया गया है कि नहीं। तो ये कहाँ सब वर्णन है संविधान में, लेकिन उसको क्या करती है सरकार, एग्जाम लेती है, एग्जाम लेके उसे क्या करता है, व्यवहार में लागू करता है। अब सवाल उठता है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, विदेश नीति। आर्टिकल 51 में आपको क्या है, विदेश नीति का वर्णन है कि नहीं। तो इसको प्रैक्टिकल में लाएगा तो नेहरू जी के कार्यकाल में क्या था, नेहरू जी के कार्यकाल में कैसा विदेश नीति था बताइए आप लोग। एकदम आदर्श था, पंचशील का सिद्धांत था कि नहीं। पंचशील क्या था, एक दूसरे को सम्मान करना, हस्तक्षेप नहीं करना, आंतरिक मामलों से उल्लंघन नहीं, सीमा पे शांति बनाए रखना है, एक दूसरे से व्यापार करना, पंचशील था कि नहीं। लेकिन वर्तमान समय हमारे कौन सा PM है, मोदी जी हैं। PM साहब कौन है,
मोदी जी। भाई साहब इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत तगड़ा है। अभी इसमें जयशंकर जी क्या है, इस समय विदेश मंत्री है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों तगड़ा किया गया। एकदम प्रैक्टिकल विदेश नीति है। आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन के मामले पे भारत ने एकदम न्यूट्रल सिचुएशन अपनाया। दुनिया की हर एक देश कहते रह गया कि भाई विदेश नीति तुम बदलो। अमेरिका कहता हमारे पक्ष में, रसिया कह रहा था हमारे पक्ष में, लेकिन भारत ने यूक्रेन के पक्ष में तटस्थ रहा। वो अलग बात है, प्रैक्टिकली थोड़ा हम रसिया से व्यापार हम करते रहे। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल शांति काल की बात जब की जा रही है, नाम की बात की जा रही है, या आर्टिकल 51 में विदेश नीति का क्या है, सारा उल्लेख है। तो हम वही कह रहे हैं कि संविधान में सार्वजनिक जीवन से कैसे शासन संचालित होगा, सिद्धांत के रूप में क्या है, पूरी तरीका से उल्लेख है। तो ये कैसा है संविधान, एक सैद्धांतिक क्या है, व्यवहार है। आपको 200 नंबर में जब आएगा लिखने तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि इसी संविधान को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका अप्लाइड पार्ट करते हैं कि संविधान और क्या होता है, बच्चे समझ रहे होंगे कि संविधान और क्या होता है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। संविधान क्या है, शक्ति का मानचित्र। देखिए मैप, मान लीजिए ये मैप है, इसमें दिया हुआ है संघ का क्या शक्ति होगा, या राज्य का क्या शक्ति होगा, या कार्यपालिका का क्या शक्ति होगा, या विधायिका का क्या शक्ति होगा, या न्यायपालिका का क्या शक्ति होगा। मतलब शक्ति का एक मानचित्र है। संविधान पूरा जो है शक्तियों से भरा हुआ है कि कैग की क्या शक्ति है, यूपीएससी का क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है, मतलब केंद्र सरकार क्या शक्ति है। लोकतांत्रिक स्तर पर शक्ति का सीमांकन करता है, लिमिटेशन लगाता है। भाई साहब लिमिटेशन लगाता है ये। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति तानाशाह ना बन जाए, या कोई भी राज अपनी मनमानी ना कर दे, या कोई भी अंग अपना न्यायपालिका ही हो, मनमानी तरीका से अपना फैसला ना सुनाए। मतलब इसमें सब पे रोक लगाया है। यदि राष्ट्रपति ही है तो राष्ट्रपति यदि व्यवहारिक तौर पे संविधान का यदि उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ क्या आएगा, इम्पीचमेंट आएगा नहीं जी, अयोग्यता घोषित करेगा कि नहीं, प्रधानमंत्री ही करेगा। तो संविधान क्या करता है, उसे रोकता है। तो संविधान एक लोकतंत्र की प्रावधान करता है, गणतंत्र की प्रावधान करता है, और मनमानी करने के तरीका से रोक लगाता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। मतलब लोकतांत्रिक स्तर पर शक्तियों का सीमांकन। सरकार की विभिन्न अंग की शक्ति बताया जा रहा है। सरकार की विभिन्न अंग कौन कौन होता है, तो भाई साहब कार्यपालिका होता है, उसके बारे में वर्णन की गई है। विधायिका होता है, उसके बारे में वर्णन की गई है। न्यायपालिका होता है, उसके बारे में भी वर्णन की गई है। तो आप देख रहे हैं शक्तियों का वितरण भी किया गया है, और सरकार के विभिन्न अंग की शक्ति के बारे में वर्णन है, सब कुछ है कि नहीं। फिर है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का सीमांकन भी करता है। ये कैसा है, ये शक्तियों का हॉरिजॉन्टल बंटवारा है, हॉरिजॉन्टल बंटवारा है। मतलब एक ही है सरकार का ये लेवल है, इसमें ही सब है, समझ रहे हैं आप, सब कुछ इसमें। अब केंद्र और राज्य की शक्तियों का सीमांकन करता है, कैसे करता है, मान लो ये है, तो एक मान लो कि एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, एक अवशिष्ट शक्ति है। मतलब इसमें नियम बना दिया गया है कि क्या करना है, न्याय करना है, ठीक है ना। तो संघ में क्या है, पूरा बना दिया गया है। संघ बनाएगा कानून, जैसे डिफेंस पे, रक्षा पे बनाना है, पुलिस एग्रीकल्चर पे राज्य बनाएगा। कुछ ऐसे मामले हैं जो समवर्ती सूची पे बनाएगा, कुछ ऐसे मामले जो अवशिष्ट बनाएगा। फिर जनता का अधिकार का भी वर्णन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, मूल अधिकार। कहाँ है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक
भाग 3 में, मतलब संविधान में मूल अधिकार है, स्वतंत्रता दी गई है, इसकी सरकार तानाशाह ना बने, सरकार के खिलाफ आवाज उठावे। तो शक्तियों का भी सीमांकन करता है। यदि केंद्र राज्य में करेगा तो राज्य सीधा न्यायपालिका चल जाता है, राज्य यदि केंद्र में चलेगा, जैसे उदाहरण के तौर पे राज्य का ये कभी औकात नहीं है कि केंद्र से पूछे बिना जो है नेपाल से संधि कर ले बिहार सरकार, दिस इज बैड होगा, तुरंत उसकी सरकार गिरा देगी। लेकिन केंद्र का भी मनमानी नहीं है कि बेवजह बिहार से पूछे हुए हम कोई कानून बना दे बिहार के लिए। जैसे बिहार ने दारूबंदी का फैसला लिया तो क्या किया, बिहार की अपनी है, वहाँ केंद्र सरकार रोक नहीं लगा सकता है। तो हमने आपको इतने प्रकार से आपको संविधान हमने समझाने की कोशिश किया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और एक एक एग्जाम्पल करके सुनेंगे। अब जैसे हम संविधान आपको समझाया, अब संविधान क्या था, संविधान क्या था, यह सिद्धांत था, एक प्रकार का सिद्धांत था। अब संविधान का व्यवहारिक रूप है, राज व्यवस्था क्या है, देखिए व्यवहारिक रूप है भाई साहब, एक लाइन में खत्म। अब आ गया नमन, नमन आ गया, अब ने बोला नहीं पापा ऐसा नहीं है, अमन ने सही कहा। अब नमन आता है समझाने के लिए, हमने 2 पात्र लिया, उसने बोला कि संविधान का जो व्यवहारिक रूप है उसको हम बोलते हैं राज व्यवस्था। बोला वो कैसे, उसने कहा कि संविधान लागू करते समय जो विषय या मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। हम आगे उदाहरण में समझाएंगे। इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं, कौन कौन, संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय और संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन हो जाएगा, मान लो कि यूपीएससी है, कैग है, आपका जो है वित्त आयोग है, ये सब क्या है, संवैधानिक संस्थाएं। तो संस्थाएं हम बताएंगे आपको, असंवैधानिक संस्था क्या होता है, गैर संवैधानिक संस्था क्या होता है, संविधानेतर क्या होता है, कार्यकारी क्या होता है, एक एक करके हम बताएंगे। तो इसने बोला कि मानो जो मुद्दा और उभर कर जो सामने आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, संविधान बोल रहे हैं। तो संविधान है क्या, सिद्धांत है। अब जब हम संविधान के लागू कर रहे हैं तो भैया बहुत सारे मुद्दा उभर कर आएगा कि नहीं, उसी के बारे में हम एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे उदाहरण, संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का निरोध। ये तो भाई साहब संविधान कह दिया, लेकिन क्या संविधान व्यवहारिक रूप में लागू कर रहा है, क्या संविधान व्यवहारिक रूप में लागू कर रहा है, तो बोल तो रहे नहीं, सही से डेफिनेशन भी नहीं है। तो संसद क्या करती है, अब संसद जो है मतलब इसका विषय क्या है, अस्पृश्यता, क्या कर रहा है, मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं कि भाई ये लागू कैसे होगा, सवाल उठ रहा है जी कि लागू कैसे होगा, तो लागू कैसे होगा तो उसी की बात करते हैं। तो अस्पृश्यता क्या है, अब आ जाएगी राज व्यवस्था। ये कौन बताया, संविधान अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निरोध। अब जो विषय और मुद्दा उभर कर आ रहा उसको कौन वर्णन करेगा, तो पूछिएगा अस्पृश्यता क्या है, दंड कौन सा होगा, ये संसद तय करेगी। दंड कौन सा होगा, ये संसद तय करेगी। जैसे संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को बनाया, उसे हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। तो समस्या ये आ रहा था कि हमने तो लागू कर दिए भैया, लेकिन क्या राज व्यवस्था लागू करेगा, तो राज व्यवस्था के अंदर कौन आ रहा है, संसद। संसद ने कानून बनाया, बोला कि 1955 के बाद एक नियम बना कि जो भी भेदभाव करेगा उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उसको चुनाव लड़ने नहीं दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं संविधान जहां सिद्धांत तय कर रहा है तो राज व्यवस्था उसी को व्यवहारिक रूप से लागू कर रहा है। अब जैसे हम न्यायालय की निर्णय देखते हैं, न्यायालय की निर्णय क्या है, जैसे जीवन का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 में है, तो ये संविधान में ही तो वर्णन है। लेकिन क्या जीवन का अधिकार सीमित है, तो 2017 में क्या हुआ कि न्यायपालिका ने निर्णय दिया निजता का अधिकार। किसने दिया, न्यायालय के निर्णय आया, तो ये क्या है, राज व्यवस्था ही तो है भाई साहब। अब इसी को संविधान को लागू करने के लिए आ जाता है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, देखिए संवैधानिक संस्था का मतलब वो होता है
जो संविधान संचालन के लिए कुछ संस्था दी गई है। सिंपल सा एक बार, जैसे यूपीएससी हो गया आपका जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका जो है वित्त आयोग हो गया संवैधानिक है, अब जो है कौन है, कैग है। अब बोलिएगा कि ये तो संवैधानिक संस्था है, तो अब असंवैधानिक संस्था क्या होगा उसके बारे में बोलिए, थोड़ा सा निर्णय लेते हैं। असंवैधानिक संस्था, तो असंवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है ये समझिए। असंवैधानिक संस्था का मतलब होता है संविधान विरोधी तत्व। जैसे पर्पज क्या है, ये संविधान विरोधी, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है संविधान विरोधी। तो वो कौन सा है, जैसे उल्फा, आप नाम इस सब पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। सिमी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, संविधान के विरोध ही तो कार्य करता है। ये सब संविधान का विरोध ही तो काम करता है भाई साहब, संविधान के विरोध ही काम करता है ये सब। अब जो है एक है संविधानेतर या संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था, आपको बताते हैं। संवैधानिक संस्था वो क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई साहब संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना। संविधान के उद्देश्यों को क्या करता है, ये पूरा करने में मदद करता है। जैसे क्या, हम लोग नाम सुने होंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन के आप नाम सुने होंगे ना, इसके बारे में आप सुने होंगे। इसी में से एक और आ जाती है जिसे नीति आयोग हो गया, पूर्व योजना आयोग भी हम बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी बंटवारा है, इसमें बंटवारा संविधान में क्यों है, सांविधिक का मतलब क्या होता है, जो संसद के कानून के द्वारा बनाया गया संस्था, जो संसद के कानून के द्वारा बनाया गया है। संसद के कानून के द्वारा कौन बनाया गया है, आप कहेंगे ना कि सर संसद के कानून के द्वारा कौन सी संस्था है, जो संसद के एक्ट के द्वारा लाया गया, जो संसद में बिल पास किया गया। देखिए राज व्यवस्था पढ़ाना आसान है, लेकिन उसकी बारीकियों को समझना आसान नहीं है। आजकल कोई भी रट के आ जाते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं भाई साहब, मैं नेट JRF हूँ इससे, मैं PhD परस्यू हूँ इससे, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ के आया हूँ। आप इनसे डिफरेंस पूछिएगा, मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ कैसे UPSC आपको क्वालिफाई करना, समझ रहे हैं ना। मेरे पूर्व की जो जर्नी रही PW बायजूस में भी रही है, एक एक करके मैं वहाँ चीज़ों को सीखा हूँ। तो ये बोल रहा है कि संसद के कानून द्वारा लाया जाता है। जैसे क्या NHRC क्या बनाया गया है, NHRC तो एक एक्ट के द्वारा ही तो बनाया गया। NGT भी तो एक तो एक्ट के द्वारा बनाया गया, इसे बोलते हैं सांविधिक। एक होता है कार्यकारी संस्था, एक होता है कार्यकारी संस्था। तो वो संस्था कौन सा होता है ये बताइए। जैसे कार्यकारी संस्था डायरेक्ट विधायिका, कार्यपालिका या राष्ट्रपति के द्वारा बैठकर बना दिया जाता है। जैसे उसके लिए सांविधिक का मतलब क्या, संसद के में कानून पास किया जा रहा था, इसके लिए कोई कानून पास नहीं किया जा सकता। जैसे योजना आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री मिलकर बना दिया। योजना आयोग ये पूर्व में था, इसको हम क्या बोलेंगे, नीति आयोग। तो इसे हम बोल रहे हैं नीति आयोग भाई साहब। ये आपको समझ में आया, इसको क्या बोल रहे हैं हम, नीति आयोग बोल रहे हैं। तो आपको हमने संस्था बताया, संवैधानिक संस्था क्या है, असंवैधानिक संस्था क्या, जो संविधान के विरुद्ध काम करता है। आपको हमने संविधानेतर और संवैधानिक संस्था के बारे में बताया कि ऐसे संस्था जो संविधान के उद्देश्यों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो कौन सा पूरा कर रहा है भाई, तो पूरा कर रहा पूछेंगे ना, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन। उसी में हमने बताया कि इसमें दो होता है, सांविधिक होता है और कार्यकारी होता है, जिसे स्टैट्यूटरी बोलते हैं, जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो संसद के द्वारा कानून के पास करके बनाया गया है इसको। और कार्यकारी क्या है, योजना आयोग के द्वारा बनाया गया। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं पास कर पाएंगे। हम भारतीय संविधान में हम राज्य व्यवस्था के एकदम बेसिक से सीरीज हम चालू किए हैं, हम इसे एवरीडे लेकर आएंगे। आपको किसी भी प्रकार से तनिक सा जो है टेंशन नहीं लाना है। तो हमने राज्य व्यवस्था बताया
कि संविधान जहाँ सिद्धांत है तो राज व्यवस्था वहीं व्यवहार है। जो विषय और मुद्दे सब उभर कर आते हैं उसको राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था क्या करता है? शासन संविधान के सारे आधार को बनाने में तय करती है। हमने क्या बताया था इसका 3 तत्व? संसद के कानून, न्यायपालिका की निर्णय और संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था में ये थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, एक एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं। थोड़ा सा देखिए कि आगे क्या है नहीं है उसके बारे में हम थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार संविधान जो है शासन संचालन का क्या है? सैद्धांतिक आधार। जैसे हमने दोनों में हमने आपको तुलना किया, हम किसके में तुलना कर रहे हैं? निष्कर्ष क्या निकला? अब निष्कर्ष को समझिए, संविधान और राज व्यवस्था को समझिए। आपको हम एक एक करके हम बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एक करके बता रहे हैं। हमने गांव का उदाहरण लिया था ने अमन और नमन का। निष्कर्ष ये निकला, उसने बोला कि शासन संचालन हो रहा है। तो बोला किसके शासन संचालन की बोला था? तो बोला था हम भारत देश की शासन संचालन की बात कर रहे हैं। भारत देश की शासन संचालन। तो उसने पूछा कि गांव वाला उससे पूछा, तो बेटा क्या हुआ बताओ निष्कर्ष। अब गांव के लोग हैं, पूरा क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? पूरा क्यूरियोसिटी के साथ एकदम, अरे भाई क्या है नहीं है पूछ रहा है। किसका? मुखिया जी पूछ रहा है, ए नमनमा बताओ क्या है। तो उसने बोला, मुखिया जी संविधान के आप एक पार्ट है मुखिया जी, आप ऐसे क्यों चौंक रहे हैं? आपके बारे में तो संविधान में दिया हुआ है वर्णन। बोला क्या वर्णन है बेटा? तो बोला कि जो मुखियागिरी आप कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ है, 72वां 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया है। समझ रहे हैं ना? तो बोला क्या? तो उसने बोला मुखिया जी आपके संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो एक सिद्धांत है। आपको सैद्धांतिक रूप से जो है क्या किया है? शासन संचालन करने के लिए प्राधिकृत की गई है, ऑथराइज किया गया है। फिर उसी ने बोला, जो नमन था, बोला मुखिया जी जब इसे व्यवहार में आप शासन का संचालन कर रहे हैं, व्यवहार में जैसे आपने कोई योजना आया, मान लो आंगनबाड़ी का योजना आया, योजना किसका है? गांव का आंगनबाड़ी का है। बोला गांव का आंगनबाड़ी का योजना है। तो आप क्या कर रहे हो? 0 से 6 वर्ष के बच्चों को आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसको आंगनबाड़ी में ला रहे हो। आंगनबाड़ी में जैसे बहुत सारा बच्चा क्या कहता है, सर हम आंगनबाड़ी नहीं जाते हैं पढ़ने, आड़ी बाड़ी जाते हैं। अरे भाई आड़ी बाड़ी क्या है? उसका आड़ी बाड़ी ही तो आंगनबाड़ी है, उसका आड़ी बाड़ी ही आंगनबाड़ी है। तो मुखिया जी क्या कर रहे हैं? बच्चा के आड़ी बाड़ी का जो है व्यवहारिक रूप से क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। और मुखिया जी को जो पद का चुनाव हो रहा है 5 वर्ष में, मतलब आड़ी बाड़ी का जो प्रावधान बन रहा है वो सिद्धांत में ही तो बन रहा है। क्लियर है यहां तक? आप लोग बताइए। तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार संविधान शासन संचालन का सैद्धांतिक आधार है। तो ही इसके आधार पर आप वही बोले क्या है? राज व्यवस्था के आधार पर, इसके आधार पर देखिए एकदम तुलना कर रहे हैं हम आपको। इसके आधार पर व्यवहार में शासन का संचालन क्या कहलाता है? राज व्यवस्था कहलाता है। हमने आपको एक एक करके समझाया कि बेटा राज व्यवस्था क्या है, शासन क्या है। हमने आपको संविधान के बारे में भी समझाया, राज व्यवस्था के बारे में भी समझाया, और शासन संचालन किस देश की? तो हम भारत देश की। एक एक करके ये गांव जाता है और अंत में जब दोनों पढ़ लेता है ए और एन, तो दोनों जो है जब एक आईएएस बन जाता है और एक आईपीएस बन जाता है, तो दोनों के गांव में जश्न होता है और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। लड़ाई किसके लिए था? एक कह रहा था, एक का बाप कह रहा था बेटा हमारा संविधान पढ़ के आया, एक के बाप कह रहा है राज व्यवस्था पढ़ के आया, पूरा गांव में मार हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। तो दोनों जो है शिक्षित था, दोनों ने अपनी गांव की जनता को समझाया। तो हमने देखिए कैसे समझाया, एक एक करके थोड़ा सा देख लीजिए आप। जैसे हमने शुरुआत यहां से किया था कि संविधान क्या है, इसका तात्पर्य प्रावधान के उस सिद्धांत से है।
एक एक करके। फिर हमने आपको क्या समझाया, एक एक करके इसका एप्लीकेशन को हमने समझाया ना कि सरकार के विभिन्न अंग हैं। उसी का हमने आपको क्या बताया कि राज्य व्यवस्था क्या है, तो संविधान के व्यवहारिक रूप है। संविधान जब हम लागू करते हैं, अस्पृश्यता नियम लागू कर रहे हैं, तो बहुत सारे मुद्दा उभर के आ रहा था। जैसे क्या बोला था, जब 1955 में नियम लाया गया तो आप दशरथ मांझी के नाम सुने होंगे, धनबाद से आया पूरा काला चश्मा लगा के, बाबू साहब हम धनबाद से आए हैं। तो बेचारा जो है छू दिया मुखिया जी को, पहचाने, बोला हम मांझी, पकड़ के मारना शुरू किया मुखिया जी, गांव के मालिक जी उसको। तो उसने कहा ये कौन सा नियम बना, सरकार तो कहा कि कोई छुआछूत नहीं है, हम सब फ्री हैं। तो बोला ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिकल में फिर सरकार ने क्या किया, राज्य व्यवस्था फिर नियम कानून बनाया और लोगों को कहा कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, पकड़ के फिर करना। फिर हम आपको न्यायपालिका के निर्णय, हमने 3 मूल तत्व बताए थे। फिर हम आपको संवैधानिक संस्था से लेके आपको हमने असंवैधानिक संस्था जो संविधान विरोधी होता है उसके बारे में हमने आपको पूरी तरीका से हमने बताया, जैसे उल्फा था, सिमी था, पीएफआई था। फिर हमने आपको संविधानेतर और संवैधानिक उद्देश्य पूरा करने के लिए हमने क्या बताया था, संविधानेतर इसमें सांविधिक होता है और इसमें कार्यकारी होता है, हमने आपको बताया था। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया था। आइए विगत वर्षों में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों को क्या बताया, आपको तुलना करके बताया कि भाई साहब इस प्रकार संविधान शासन संचालन का सैद्धांतिक अधिकार है, तो ही इसके आधार पर व्यवहार में शासन का संचालन करना राज्य व्यवस्था कहलाता है। अब हम विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछा गया है शुरुआती वर्षों में उसकी बात करते। देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन है कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था इसके उद्देश्य को कैसे पूरा करता है, भाई साहब चर्चा करें या टिप्पणी करें। देखिए आपको आंसर राइटिंग का हम कला बताते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है, परिचय क्या देना है, परिचय 20 से 30 वर्ड में दीजिए। आपको कैसे देना है, तो संविधान के बारे में आप लिख दीजिए। एक लाइन में क्या लिखिएगा, शासन चलाने का दस्तावेज, शासन चलाने का दस्तावेज है, चलाने का दस्तावेज। एक लाइन में आपको वर्णन करना है, कैसा है भैया, तो सिद्धांत में है। उसी प्रकार से आपको कीवर्ड जो है छाटिए, बोलिए राज्य व्यवस्था है तो बोल दीजिए या व्यवहार में लागू होता है। ये आपने क्या किया, शुरुआत में लिख दिया, आपका हो गया। उसके बाद मेन बॉडी में क्या लिखना वो बताते हैं। मेन बॉडी में देखिए आजकल के टीचर क्या हैं, टॉपिक पढ़ाया भाग जाता है। पुराने ज़माने के टीचर हो चुके हैं सब, वो भागते हैं, क्वेश्चन नया पूछ रहा है, एक एक करके डिस्कस करना है। नए टीचरों से पढ़िए, नए जोश जवानी के साथ पढ़िए। तो अब उद्देश्य को कैसे पूरा करता है, कैसे, तो आप लिखिए कि संसद का कानून लाके भी पूरा कर सकता है। जो हमने आपको बताया 3 चीज को, संसद का कानून, इसको व्यवहार में ही तो पूरा कर रहा है। फिर हमने आपको बताया कि न्यायपालिका का निर्णय भी तो संविधान को मजबूत कर रहा है, शासन को मजबूत कर रहा है। न्यायपालिका का निर्णय, न्यायपालिका का निर्णय। फिर आप बताइए संवैधानिक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, संवैधानिक संस्था के माध्यम से, संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। जो मैंने आपको क्वेश्चन मैंने बताया कि राज्य व्यवस्था में 3 तत्व शामिल है, राज्य व्यवस्था ही तो संविधान के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने आपको संसद कानून दे दिया था, आर्टिकल 17 के उदाहरण और आर्टिकल 21 का उदाहरण हमने आपको दिया था। फिर हमने आपको निजता का अधिकार का उदाहरण दिया था, निजता का अधिकार। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको नंबर भी। फिर हमने आपको बताया था यूपीएससी, उल्फा के बारे में हमने बताया था, सबका चर्चा कर दीजिए। एनएचआरसी के बारे में हमने आपको बताया था, एनजीटी के बारे में हमने आपको बताया था, नीति आयोग एग्जाम्पल दे दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, निष्कर्ष दे दीजिए कि संविधान जो है जहाँ शासन चलाने का सिद्धांत है,
तो इसकी जो उद्देश्य है बहुत ही आदर्श है, और राज्य व्यवस्था क्या करता है, इसके जो है व्यवहारिक रूप को लागू करता है। क्या करता है? व्यवहारिक रूप को लागू करता है, लागू करता है। भाई साहब ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया व्यवहारिक, और ये भविष्य में क्या है, पूरा आपको करते रहेगा। भविष्य में भविष्यमुखी होना चाहिए। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष आपको मैं बताता हूं कि पॉजिटिव होना चाहिए, अब भविष्य की बात करते रहना चाहिए। देखिए, मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए हम पढ़ा रहा हूं, मैं इसमें कोई छटनी नहीं कर रहा हूं। पॉलिटी कहता है सबको पढ़ाना आसान है। भाई साहब, अनुच्छेद रटना आसान नहीं है। इतना आसान रहता तो सब टीचर बन जाता, सब पीएचडी कर लेता। आज से नेट जेआरएफ के द्वारा ही असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या करना है? पहले फर्स्ट फेज में परिचय देना है, दूसरा में मेन बॉडी में कैसे लागू कर रहा है वो बताना है। ये 20 से 30, आइए ये जो है 50 से 80 वर्ड में लिख दीजिए, और 30 से 30 वर्ड में इसको लिख दीजिए, आपको 150 हो जाएगा। नहीं है तो इसको 90 वर्ड में कर दीजिए, आपको 90 वर्ड में, और इसको भी 30 वर्ड में कर दीजिए, एकदम 150। मान लिया 10 नंबर है, आप एग्जाम्पल देंगे तो आपको 5 नंबर तो कन्फर्म मिलेगा, आपको 5 नंबर कन्फर्म मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना कि हम किस प्रकार से चर्चा किए हैं। तो हमने आज पॉलिटी की शुरुआत किए हैं, कक्षा की हम शुरुआत किए हैं, निष्कर्ष के बारे में हम उसी को हमने आपको डिटेल रूप से हमने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, संविधान से संबंधित जो है महत्वपूर्ण शब्द, जैसे बहुत सारे टीचर नहीं बताता है कि आर्टिकल क्या होता है, भाई साहब निर्वचन क्या होता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे एक एक करके। मतलब जो है परंतुक क्या होता है, परंतुक क्या होता है, उपपरंतुक क्या होता है, उपपरंतुक क्या होता है, उसके बारे में हम आपको पूरा समझाएंगे एक एक करके हम। कल हम जो देखेंगे, कल का जो इंटरेस्टिंग क्लास आएगा, सरकार की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होता है उसका भी हम चर्चा करेंगे, और संविधान का छोटा सा हम दर्शन भी बताएंगे आपको। समझ रहे हैं ना, संविधान का दर्शन भी हम बताएंगे, संविधान का दर्शन बताएंगे हम। देखिए, मतलब हम लेक्चर को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन छात्रों के लिए ज़्यादा होगा जो शुरुआती अवस्था से तैयार कर रहे हैं। नीरज सर की क्लास आ चुकी है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब सारे बटन को जो है दबा के रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस एजुकेशन का लाभ उठाएं। संविधान के सा से हम जो है चालू किए हैं, राज व्यवस्था के रा से हम चालू किए हैं, एकदम बेसिक हम चालू किए हैं। आज फर्स्ट सीरीज है, इस प्रकार से हम पूरा संविधान और राज व्यवस्था पढ़ाएंगे, और साथ में हम क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को सुनिए, आपके ज्ञान में इजाफा होगा। कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल के हम जो है, अब जो है आज बेसिक हुआ, कल जो है हम सरकार और निर्वाचन संबंधित बेसिक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।